नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो फिर उसी ही पुराने जज्बे और जुनून के साथ हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। और जैसे कि हम लोग दो तीन पार्ट इसका था जो संविधान का पढ़ चुके थे। भाग एक था जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र उसके बारे में पढ़ चुके थे। भाग दो था वो नागरिकता के बारे में पढ़ चुके थे। भाग तीन था जो मौलिक अधिकार था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो ये भाग चार है ये राज्य का नीति निदेशक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर जैसे कि आपको बता दूं कि इसमें से थोड़ा सा विभेद संविधान के मध्य चल रहा था। संविधान सभा के जो लोग थे वह मौलिक अधिकार और राजनीति निदेशक तत्व जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको दोनों एक प्रकार से शक्ति देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लोग विभेद भी करना चाहते थे। कुछ लोग इसको मानते थे और कुछ लोग इसको नहीं मानते थे। तो फिर इसमें काफी सारे केसेस आए, ठीक है। तो फिर चलिए सबसे पहले पहले हम लोग ये जानते हैं कि सन 1973 ईस्वी में मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा मोड़ आया था केशवानंद, जो भी केशवानंद बनाम केरल राज्य था। सन 1973 ईस्वी में मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा केसेस उसी में आया था। उसी में यह बताया गया था कि मौलिक अधिकार को तो हालांकि चेंज किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन क्या है कि फिलहाल जो हमारा आर्टिकल 32 बोलता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व का हनन हो रहा है तो फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक प्रकार से आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों की शक्ति राजनीति निदेशक तत्वों की शक्ति एक प्रकार से पूरी तरह से समान नहीं है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हनन होने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब देश हमारा काफी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लड़ रहे थे ब्रिटेन के खिलाफ, तो फिर उसमें बहुत सारे महिला वर्ग के लोग थे, जनजाति वर्ग के लोग थे, कृषि वर्ग के लोग थे। तो फिर वो लोग भी अपने अपने लाभ के अनुसार लड़ रहे थे। जैसे कि जो कृषि वाले व्यक्ति थे वह जमींदारों से बचने के लिए लड़ रहे थे। महिला लोग इसलिए लड़ रहे थे कि जो उनका घर में, गांव में, समाज में गरिमापूर्ण जीवन मिल सके, उनके कार्यों को अच्छे नजर से देखा जा सके। जनजाति लोग इसलिए लड़ रहे थे कि जो शहरी व्यक्ति हैं उन लोग से बचने के लिए। तो फिर सभी लोग अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे। तो फिर इन सबको देखते हुए संविधान सभा ने इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण करना चाहा है कि सभी व्यक्तियों को, सभी बातों को एक प्रकार से मद्देनजर से देखा जाए और सभी को समान हित के द्वारा दिया जाए अधिकार। तो फिर उसी प्रकार से दिया गया था कि जो 1973 ईस्वी में मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा आया था केशवानंद बनाम केरल राज्य। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में डीपीएसपी आया, ठीक है। डीपीएसपी को ही बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको संतुलन बनाने के लिए सन 1980 ईस्वी में मिनर्वा मिल्स वाद आया। मिनर्वा मिल्स वाद इसलिए आया कि इन दोनों को एक प्रकार से माना गया कि राज्य का नीति निदेशक तत्व भी उतना ही महत्व है जितना कि मौलिक अधिकार महत्व है। एक प्रकार से इनका यह संतुलन बनाने का नियम था, लेकिन उतना ही महत्व राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है जितना कि आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर जो हमारा भाग 4 है वह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है। इसी को बोलते हैं राज्य का नीति निदेशक तत्व। राज्य का नीति निदेशक तत्व। अब जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व है, तो इसमें सबसे पहले पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 36। इसमें राज्यों की परिभाषा दिया गया है। राज्यों की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है जैसे कि राज्य में विधानमंडल होंगे, राज्य में विधान परिषद होंगे। जैसे कि जिस प्रकार से आप लोग का आपके केंद्र में होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी प्रकार राज्यों में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दिया जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 37 देखते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आपको अभी बताया कि जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है वह संविधान में, आप जो भी इसमें संविधान दिया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको आप बदल सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व में ऐसा नहीं, यह परिवर्तनीय नहीं है। इसका हनन होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को पूरी तरह से न्याय मिल ही जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल जो 38 है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसमें यह बताया गया है कि राज्य में प्रत्येक लोग सामाजिकता, आर्थिकता और राजनीतिक हिसाब से न्याय रहेंगे।
आप लोग को एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा मौलिक अधिकार और राजनीतिक तत्व में, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और जो डीबीएसपी है, यह दो अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें यह होता है कि जो फंडामेंटल राइट है वह राज्य सरकार हम लोगों को देता है, हम लोग का अधिकार देता है, और ये जो डीबीएसपी है यह हम लोग राज्य सरकार को देते हैं कि यह हमारा इस प्रकार से सुरक्षा करे, यह चीज हमको दे। तो फिर यह राज्य सरकार हमको देता है और यह हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि यह भी मुझको मिले। यह इस प्रकार से अलग अलग है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 38 बोलता है कि हम लोग राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं कि सामाजिकता, आर्थिकता और राजनीतिक दृष्टि से हम लोग को समानता दिया जाए। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 देखते हैं कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, कि राज्य सरकार इस प्रकार से की व्यवस्थाएं बनाए, जो ये कार्यपालिका है यह इस प्रकार से कानून को लागू करवाए कि सभी व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा सा विभेद न किया जाए, या फिर लिंग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से किसी भी व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा विभेद न किया जाए। यह आर्टिकल 39 बोलता है। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 39 का क्या बोलता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। यह क्या हुआ था, जो आर्टिकल 39 तो पहले से दिया गया था समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन जो यह आर्टिकल 39 का आया इसमें थोड़ा सा ये संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में शुरू हुआ था, यह क्या किया गया था, इसमें एक और पार्ट जोड़ा गया था जिसमें यह बोला गया था कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि किसी भी प्रकार का विभेद न करना, जैसा भी अवसर आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार से समान रूप से न्याय देना, यह हमारा होता है आर्टिकल 39 का। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40 जो कि बताता है पंचायत। यह पंचायत इस प्रकार से होता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियों को थोड़ा सा पृथककरण करने के लिए ये पंचायत बनाया गया। तो फिर एक प्रकार से यह था कि राज्य को थोड़ा सा खराब लगता था कि उनकी शक्तियों को थोड़ा सा कम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग एकदम जीरो वाली दृष्टि से देखते हैं तो फिर पंचायत प्रणाली भी एक प्रकार से राज्य सरकार को मजबूत बनाती है, इसलिए हम लोग राज्य सरकार से पंचायत की भी मांग रखते हैं। यह अनुच्छेद 40 में दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 यह बताता है कि जो प्रत्येक नागरिक होता है वह सरकार से यह मांग रखता है कि हम लोग को काम दिया जाए, किसी भी प्रकार का काम हो उस प्रकार का काम हम लोग को दिया जाए। जिस प्रकार से नरेगा वगैरह आते हैं और बहुत सारे जो राज्य सरकार काम नागरिकों को देते हैं, वह यह अनुच्छेद 41 अनुसार हम लोग व्यक्तियों से, राज्यों से गुहार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 42 जो है यह कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा होना चाहिए, यानी कि राज्य सरकार जो प्रत्येक व्यक्तियों को न्याय दे रहा है वह कार्य उचित हो, न्याय संगत हो, वह कार्य गलत ना हो, ऐसा ना हो उनके शारीरिक हितों का एक प्रकार से संरक्षण हो न पाए, उनको शारीरिक दिक्कतें हो, परेशानियां हो, तो फिर ऐसा राज्य सरकार मांगे। तो यह होता है अनुच्छेद 42। फिर अनुच्छेद 43 होता है कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, की राज्य सरकार अपने ही राज्य में ऐसे ऐसे उद्योग बनाए कि जैसे कि कोई भी नागरिक बाहर न जा पाए, बाहर राज्य में न जा सके, उसको अपने ही राज्य में बढ़िया से मजदूरी मिल जाए, काम मिल जाए कि वो अपना बढ़िया से भरण पोषण कर ले। यह प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से उम्मीद रखते हैं। फिर उसके बाद होता है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से रखना, यह हमारा अनुच्छेद 44 बताता है। फिर उसके बाद होता है अनुच्छेद 45 की 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग मौलिक अधिकार में यह जो आर्टिकल 24 था, 24 में हम लोग ये पढ़े थे कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको फिलहाल किसी भी कारखाने में काम नहीं दिया जाएगा, और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों को शिक्षा प्रवाहित करे। तो फिर यह हुआ था उसमें 6 से 14 वर्ष के शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को शिक्षा दिया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, व्यक्तियों को नहीं बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो आर्टिकल 24 था उसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा राज्य सरकार देगी, और इसमें यह बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य सरकार शिक्षा प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यह होता है कि अनुच्छेद 46 क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति होते हैं, जनजाति होते हैं, उनको शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को शिक्षा के आधार पर समानता दिया जाए,
आर्थिक आधार पर समानता दिया जाए और सामाजिक दृष्टि से भी उन लोग को समानता में रखा जाए। यह बताता है अनुच्छेद 46। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या होता है कि मद्य निषेध। मद्य निषेध में क्या होता है कि जहां पर शराब वगैरह बंद कर दिया जाए। तो फिर शराब मुख्यतः बिहार एक ऐसा राज्य जिसे पूरी रूप से बंद कर दिया गया है, और नहीं तो ऐसा कोई भी राज्य भी नहीं है, हर जगह शराब चल ही रहे हैं। तो फिर यह मद्य निषेध, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह शराब पर पाबंदी लगाए, पोषाहार और स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करे। यह फिलहाल यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब उसके बाद होता है अनुच्छेद 48। अब जैसे कि व्यक्ति शराब छोड़ दिया है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो चुका है, तो फिर अपने राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु ऐसे कार्यों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह नागरिकों की सहायता करे। दुधारू पशु के लिए जैसे कि बहुत सारे गौशालाएं बनी गई है। उसके बाद पशुपालन कृषि, जैसे कि कुछ भी कृषि करने के लिए, पशुपालन करने के लिए राज्य सरकार कुछ लोन वगैरह पैसे देती है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व में प्रत्येक नागरिक राज्य से मांग रखती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 48 क्या बताता है कि पर्यावरण संरक्षण, ये 42 संविधान संशोधन 1976 में रखा गया। अब इसमें यह बताया गया है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण का रख रखाव, ठीक है, यह प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से चाहती है। फिर उसके बाद यह होता है अनुच्छेद 49 बताता है यह राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थान का संरक्षण। यह अनुच्छेद 49 क्या बोलता है कि जैसे कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक होता है, जैसे कि आपका कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इसमें राज्य सरकार की यह भूमिका है कि यह उनका संरक्षण करे, उनका रख रखाव करे, उनको बढ़िया से रखे, मतलब कभी भी उनको थोड़ा सा भी नुकसान न पहुंचे। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, यह प्रत्येक नागरिक चाहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 50 की कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण। इसमें यह भी होता है कि किसी भी कार्यपालिका में न्यायपालिका हमेशा पृथककरण रहे, कभी भी किसी भी कार्यपालिका में न्यायपालिका कभी भी उसमें ना उलझे। जैसे कि कार्यपालिका कोई भी कार्य करना चाहती है और न्यायपालिका उसको रोक देगी। हो सकता है कि कार्यपालिका राज्य के विकास के लिए कुछ कार्य कर रही है, लेकिन न्यायपालिका उसको रोक दे रही है, तो फिर यह इसको है कि मतलब कार्यपालिका शक्ति न्यायपालिका से पृथककरण इसलिए रखा गया है कि कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होंगे, यह अलग अलग रहेंगे। कार्यपालिका कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसका न्यायपालिका समीक्षा करेगा, ठीक है। यह फिलहाल प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार से चाहती है। फिर अनुच्छेद 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य को बाहरी देशों से उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो फिर मुख्यतः यही हमारा है डीपीएसपी, जिसको राज्य नीति निदेशक तत्व बोलते हैं। यह मौलिक अधिकार से पूर्ण रूप से भिन्न है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं, वहां पर रीट जारी हो जाएगा। लेकिन राज्य का नीति निदेशक तत्व का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यही हमारा पूरा है राज्य का नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो फिर उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए एक बार थोड़ा सा एक बार और रिवीजन भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है, 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यही आप लोग को अभी बताया हूं कि जैसे कि मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में बदल सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को इसमें बदल नहीं सकते। तो इसमें तो हालांकि बहुत कुछ है नहीं, लेकिन जितना भी है ये सारा इंपॉर्टेंस है। और आपको बता दूं जैसे कि जो संविधान वगैरह होते हैं, यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए कि अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह किस प्रकार से जाकर राज्य सरकार के खिलाफ या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की सोच और समझ को विकसित बनाने के लिए संविधान पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो फिर उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात सारी समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इसी प्रकार अपनी रिवीजन और तैयारियां जबरदस्त रखिए, और आप लोग की सेशन कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती रहेगी। आज हम लोग भाग 4 पढ़े हैं। अब जो हम लोग को अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, और आप लोग की सारी जो भी सिलेबस है उसको इसी प्लेटफॉर्म पे पूरा सबमिट करा दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे। तो फिर चलिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।